स्वागत है एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। जल्दी से शुरू करते हैं आज का किस्सा। अक्सर कई बार आपने सुना होगा कि जब कोई इंसान मरता है उसको संस्कार के लिए लेके जाया जाता है, लेकिन जैसे ही संस्कार किया जाता है उससे पहले कुछ ऐसा होता है कि संस्कार करने की नौबत ही नहीं आती। कुछ तो आप समझ ही होंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, कि मुर्दा जब जिंदा हो जाता है। आज का किस्सा कुछ ऐसा ही किस्सा है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे भयानक मोड़ आते हैं, कुछ ऐसे भयानक हादसात होते हैं कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि कुछ ऐसा भी हो सकता है क्या। प्रीति हरियाणा के गांव में जन्मती है। उसके 3 भाई होते हैं, माता पिता होते हैं और उसको पढ़ने का काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। जैसे जैसे उसकी उम्र होती जाती है वैसे वैसे ही उसकी पढ़ाई जब ख़त्म हो रही होती है तो उसको पढ़ाने का शौक भी काफ़ी होता है और उसकी वजह से वो एक स्कूल में नौकरी ज्वाइन कर लेती है। हालांकि उसके घर की सिचुएशन फाइनेंशियली तो अच्छी होती है, लेकिन उसका जो शौक होता है वो उसको स्कूल में पढ़ाने के लिए मजबूर करता है। अब उसके आगे जो परिवार वाले हैं वो भी बेबस होते हैं कि भाई लड़की का शौक है, एक तो लड़की है। स्कूल होता है जो गांव से कुछ दूर होता है और जो ड्यूटी होती है स्कूल छोड़ने की और स्कूल से लेकर आने की भाइयों की लगी होती है। कभी कोई भाई छोड़ता है, कभी कोई भाई लेकर आता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि कोई भी भाई अवेलेबल ना हो तो उस दिन स्कूल से छुट्टी करनी पड़ती थी। और बड़े स्कूलों में डिसिप्लिन होता है जिसकी वजह से उनकी जो रेपुटेशन है वो हर्ट होती थी। तो इसलिए प्रीति ने अपने माँ बाप के आगे ज़िद की कि वो एक स्कूटी लेना चाहती है और वो स्कूटी पर खुद ही चली जाया करेगी और खुद ही आ जाया करेगी। पहले तो घर वाले आनाकानी करते हैं कि भाई स्कूटी है बच्ची का, कहीं मतलब पता नहीं होता, जो ट्रैफिक है वो भी काफ़ी रूथलेस है, लेकिन अपनी बच्ची की ज़िद के आगे हार जाते हैं। लेकिन शायद यहाँ पर वो अपनी बच्ची की ज़िद ना पुगाते, क्योंकि जिस चीज़ का उन्हें डर था वही हुआ। एक बार प्रीति स्कूल से वापस आ रही होती है और किसी अनजाने व्हीकल उसको टक्कर लगती है और स्कूटी उसकी गिर पड़ती है, सर पे चोट लगती है और वो मर जाती है। अब रास्ते में कोई गांव का व्यक्ति जो वहाँ पर देखता है भीड़ वगैरह इकट्ठी है और जो देखता है कि हमारे गांव की बच्ची है, घर में जो खबर पहुंचाई जाती है और घर वालों का रो रो कर बुरा हाल होता है, क्योंकि उनकी एक ही लाडली बेटी थी और जिस चीज़ का उन्हें डर था, जिस चीज़ का उन्हें खौफ था वही हुआ। आखिर उस स्कूटी, उस एक्सीडेंट ने उस बच्ची की जान ले ली। अब हॉस्पिटल में जब पहुंचाया जाता है, नेचुरली बात है बस फॉर्मेलिटी होती है, मर तो चुकी थी, लेकिन जो पिछड़े नहीं कह सकते, गांव के जो होते हैं वो विचार करते हैं पोस्टमार्टम नहीं होने दिया जाता और उसकी बॉडी को लेकर घर में रखा जाता है, फिर शमशान घाट लेकर जाया जाता है संस्कार के लिए। अब जब उसका संस्कार करने की जब तैयारी होती है तो उसी समय एक बूढ़ी औरत होती है, उसका भी संस्कार करने की तैयारी होती है। वो बूढ़ी औरत पास वाले गांव की होती है और पास वाला गांव काफ़ी छोटा होता है, जिसकी वजह से वहाँ के शमशान में शायद तब कोई जगह नहीं होगी, तो इस शमशान में उसको लेकर आया जाता है उसकी बॉडी को, और वहाँ पर उसको जलाने की कोई तैयारी की जा रही होती है। और वो जो बूढ़ी थी वो कुएं में गिरकर मरी थी। अब आमतौर पर आज के ज़माने में जो कुएं वगैरह है वो काफ़ी कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ कुएँ हैं जहाँ से लोग पानी भरते हैं, जहाँ पर उनके घर में पानी की व्यवस्था ना हो। संस्कार की जब तैयारी की जा रही होती है तो लकड़ियाँ वगैरह भी रख दी जाती हैं, लेकिन अचानक उस चिता से हिलने की कुछ आवाज़ आती है। तो जब देखा जाता है तो प्रीति हल्की हल्की आवाज़ में कुर्रा रही होती है। जैसे ही सारे उसके घर वाले, गांव वाले देखते हैं, हैरान तो होते हैं, लेकिन हैरान होने के साथ साथ खुशी की लहर भी दौड़ जाती है, क्योंकि उनकी बेटी जो है वो मौत के मुंह से बाहर आई है। जब लकड़ियां हटाई जाती हैं तो देखते हैं कि चोट लगने के बावजूद भी प्रीति की सांसें चल रही हैं। कुछ लोग डॉक्टरों को कोस रहे होते हैं, कुछ लोग घर वालों को भी कुछ भला बुरा कह रहे थे कि तुमने सही तरीके से जांच परख नहीं की थी क्या, अरे जिंदा बच्ची को जलाने लगे थे, अगर जला देते, अग्नि दे देते तो क्या हो जाता। लेकिन अब इन बातों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जो गमगीन माहौल था, जो दुखी लोग थे, वो अचानक से सारे खुश हो जाते हैं। लेकिन एक जगह पे थोड़ा सा गमगीन माहौल तो था जो बिल्कुल उसके पास था, जहाँ पर एक वृद्धा की चिता जल रही थी। अब प्रीति को चिता से उतारा जाता है, उसको घर लेके आया जाता है, पानी वगैरह पिलाया जाता है, लेकिन प्रीति जो है वो कुछ इतना ज़्यादा किसी को देखकर बोलती नहीं है, जैसे उसको कोई सदमा लगा होता है। अब दौर शुरू होता है ऐसे हादसातों का जिससे
जो उनके घर वाले थे पहले तो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि उनकी बेटी वापस लौट आई, मौत के मुंह से वापस लौट आई। लेकिन जो ये खुशी है अब एक डर में बदलने वाली थी, क्योंकि अक्सर जो प्रीति है वो रात को घर का दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर देती है अंदर से कि मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है। लेकिन घर वाले जो हैं वो इन चीज़ों को समझ नहीं रहे थे। उनको लग रहा था कि शायद सर पर चोट लगी है और मौत के मुंह से लड़की बाहर आई है और उसकी वजह से कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो उसके बिहेवियर में चेंज आया। अब वो उस तरीके से ना हंसती थी, उस तरीके से ना उसका स्वभाव रहा था। स्कूल तो यकीनी तौर पर छूट ही चुका था, साथ के साथ ही उसके खाने में भी अजीब से तरीके के बदलाव आ चुके थे। वो प्रीति जिसको कह सकते हैं कि फ्राइड, जिसको फास्ट फूड काफ़ी पसंद था, वो तो सिर्फ खिचड़ी ही अब खा रही थी। उसको किसी भी तरीके का कोई चटपटा खाना पसंद था ही नहीं, जो अमूमन तौर पर लड़कियों को होता है। लेकिन यहाँ पर केस बिल्कुल उल्टा हो चुका था, और वो भी प्रीति के मौत के मुंह से वापस आने के बाद। अब घर वाले इस चीज़ को देख कर हैरान थे, लेकिन परेशान शायद नहीं थे, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि हाँ, हो सकता है कि बदलाव कुछ आ गए और धीरे धीरे फिर सामान्य हो जाएगा। लेकिन ये उनकी सोच थी जो गलत थी, क्योंकि ऐसा कुछ होने नहीं वाला था, और अब उसके बाद ऐसा कुछ बड़ा हादसा होने वाला था जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। क्योंकि जो उनको बेटी मिली थी वो बेटी नहीं थी, वो जिंदा लाश थी। कुछ समय बाद प्रीति का जो बिहेवियर है वो इतना ज़्यादा बदल जाता है कि ऐसा लगता ही नहीं था कि उन लोगों को कि उनकी बेटी है। ऐसा लगता था कि कोई पता नहीं बड़ा बुजुर्ग है जो बड़ी अजीब सी बातें कर रहा है और इनके साथ तो घुल मिल के रह नहीं रहा। एक दिन रात के समय में जो प्रीति है उसकी माता उसके साथ ही अब सोती थी, क्योंकि चिंता तो होती थी। लेकिन एक दिन वो किसी गहरी नींद में शायद सो रही थी और उसको पता नहीं लगा, और जब अचानक से उठती है तो प्रीति को अपने पास नहीं पाती। अब प्रीति को सारे ढूंढने लग पड़ते हैं। धीरे धीरे सारे गांव में बौखलाहट आ जाती है कि भाई लड़की कहाँ पे गई। अचानक से कोई आवाज़ लगाता है कि मैंने उसको कुएं की तरफ जाते हुए देखा है। अब जब कुएं की तरफ जाते हैं तो प्रीति कुएं के पास बिल्कुल बेहोश होकर पड़ी होती है। आज के दिन सबकी हद हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर सबको लगता है कि हो ना हो अब इसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो कुछ सामान्य नहीं है। अगर हम अपनी लैंग्वेज में बात करें तो कुछ पैरानॉर्मल हो रहा है। अब किसी तांत्रिक को बुलाया जाता है इस चीज़ के सॉल्यूशन के लिए कि हो ना हो कुछ सही तो है नहीं। अब डॉक्टरी सहायता नहीं इस चीज़ में ली जाती और तांत्रिक को बुलाया जाता है। अब जब तांत्रिक है वो सारा देखता है, सारा माहौल चाल देखता है, उसको सारा सही तरीके से चेक करता है, सारा देखता है अपनी जो भी शक्ति से, तो फिर वो बताता है कि जो लड़की ये है जिसको आप अपनी बच्ची समझ रहे हैं वो दरअसल आपकी बच्ची है नहीं। आपकी बच्ची तो उस दिन ही मर चुकी थी जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था। अब जब ये घर वाले सारे सुनते हैं तो सारे दंग रह जाते हैं। तो फिर पूछा जाता है कि जो ये आपके सामने बैठे ये कौन है। तो फिर वो तांत्रिक बताता है कि ये एक वृद्धा की आत्मा है जो उसी दिन मरी थी जिस दिन आपकी बच्ची मरी थी कुएं में गिरकर, और उसका संस्कार आपकी बच्ची की चिता के साथ हो रहा था, और अभी उसकी जो आत्मा है वो इस दुनिया से गई नहीं और उसने आपकी बेटी के अंदर प्रवेश कर लिया, और आपकी बच्ची की आत्मा तो कब से जो है वो बस जा चुकी है यहाँ से। ये आत्मा जो है आपकी बच्ची की नहीं, इसके अंदर उस वृद्धा की आत्मा है, और जितना उसका अभी समय बचा है, क्योंकि जब वो कुएं में गिरी उसके मौत का समय था नहीं, जितनी देर उसकी अब जिंदगी बची है वो इस शरीर में रहेगी, और जब उसका समय खत्म होगा तो फिर वो इस शरीर को छोड़कर जाएगी। तांत्रिक की बात कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक होती है, क्योंकि उसके बात करने के तकरीबन 3 महीने 12 दिन बाद प्रीति दोबारा से मर जाती है। जो घर है, जो माहौल है आसपास, सारा फिर गमगीन होता है। इस बार फिर चिता सजाई जाती है और प्रीति को उस चिता पर रखा जाता है, लेकिन वो दोबारा से जिंदा होती नहीं, और इस बार प्रीति का जो जीवन लीला है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। काफ़ी अजीब किस्सा था, और अमूमन कई बार ऐसा मैंने भी सुना है कि इंसान मर के एक बार दोबारा ज़िंदा हो जाता है, लेकिन फिर वो अपनी पूरी ज़िंदगी जीता है। लेकिन इस केस में तो वो थी ही नहीं प्रीति, वो तो कब की जा चुकी थी।
वो तो एक वृद्धा की आत्मा थी जो अभी भी इस संसार में थी। खैर, अगर आपको किस्सा अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। और अगला किस्सा जो है उसको सुने बिना जाने का फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि ये किस्सा शायद डरावना कम था, लेकिन जो अगला किस्सा है वो डरावना भी है और हैरान करने वाला भी है। किस्सा है दिल्ली के एक ऐसे जगह का। अब मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो जगह काफ़ी फेमस है, और अगर आपको जगह का पता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े कोर्सेज़ की कोचिंग की जाती है। और जो ये किस्सा है एक ऐसे व्यक्ति के साथ हुआ है वह जहाँ पर वो कोचिंग कराते थे, या है अब ये नहीं पता, लेकिन जब ये किस्सा हुआ तब वो कराते थे। अब मैं कोचिंग प्लेस की बात कर रहा हूँ तो यकीनी तौर पर दिन के समय में तो काफ़ी चहल पहल होती है जैसे ही, लेकिन रात का समय आना शुरू होता है तो वो चहल पहल कम होती 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 बिल्कुल सुनसान रास्तों पर ख़त्म होती है। क्योंकि दिन के समय में तो सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन रात के समय में ना वहाँ पर स्टूडेंट होगा, और अगर स्टूडेंट नहीं होगा तो वहाँ की दुकानें खुलने का क्या काम, तो दुकानें भी समय पर ही बंद हो जाती हैं। अब ये कुछ महीनों से कोचिंग करा रहे थे और इनकी रूटीन भी ऐसी थी कि दिन के समय की चहल पहल में ये पढ़ाते भी थे, थोड़ा बहुत बाज़ार भी घूमते थे, लेकिन शाम के समय में कभी ये बाज़ार में घूमे नहीं। और अगर कहीं से वापस दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाते भी थे तो वो आसपास के दोस्त होते थे, यानी कि कभी भी उन्हें ऐसा मौका नहीं मिला कि वो इन रास्तों में अकेले घूमे फिरे हों। इनके साथ पहली बार कुछ ऐसा हुआ, और शायद इसके बाद ये कामना करते होंगे और मैं भी कामना करता हूँ कि दोबारा ना हो। एक बार ऐसे किसी प्रोग्राम में जाते हैं और वापसी में इनको उन रास्तों से अकेले गुजरना पड़ना था, क्योंकि कुछ ऐसा प्रोग्राम था जहाँ पर ये सिर्फ इनवाइटेड थे और इनके आसपास के दोस्त कोलीग्स इनवाइटेड नहीं थे। शायद इन्होंने कभी कहीं ये किस्सा सुना नहीं होगा या इनको पता नहीं होगा, लेकिन ये इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि जिस गली में इनका पीजी है या रूम जहाँ पर इन्होंने लिया है वहाँ पर रात के समय में अकेले गुजरना कोई पसंद करता नहीं है। आज इनका सामना किसी ऐसे प्रेत से होने वाला था कि उसके बाद इन्होंने उस गली को टाटा बाय बाय कहना ही सही समझा। और वो वाकया क्या था उसके बारे में बात करते हैं। रात के कुछ अमूमन 11 साढ़े 11 का टाइम होगा, और ये अपने रास्ते अब ये उस रास्ते से घर पे वापस आ रहे थे, और सुनसान था बिल्कुल, और जो स्ट्रीट लाइट थी वो भी ऐसे था कि जल रही थी, बुझ रही थी, बिल्कुल हॉरर सीन बना हुआ था। लेकिन इनको इस बात का कहीं कोई डर नहीं था, क्योंकि कभी इनका कुछ इस तरीके से सामना हुआ नहीं था, और इनको कुछ दिमाग में भी ऐसा डर नहीं था। जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जा रहे थे जो माहौल है वो कुछ ज़्यादा ही डरावना होता जा रहा था। सर्दियाँ शुरू हो रही थी, ठंड बढ़ रही थी, और जो स्ट्रीट लाइट थी वो भी कुछ इस तरीके से रिएक्ट कर रही थी कि जैसे एक बार बुझकर बंद चली दोबारा तो शायद कुछ आगे चीज़ नज़र ही ना इनको आ जाए। अचानक से इनको पीछे से एक आवाज़ आती है कि सर मुझे भी साथ में ले जाओ। ये हैरानी से पीछे की तरफ देखते हैं। इनको अंधेरे में एक परछाई नज़र आती है जो इनकी हाइट से बिल्कुल थोड़ी सी कम ही हाइट की होगी या बराबर होगी। वो जैसे जैसे आगे आती जा रही है इनकी दिल की धड़कनें पड़नी शुरू हो रही है, क्योंकि इनको बिल्कुल सही तरीके से नज़र आ ही नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही वो रोशनी की तरफ आती है तो वहाँ पर इनको एक लड़की दिखाई देती है जिसके हाथ में 1-2 किताबें थी। चेहरा उसका काफ़ी सुंदर था लेकिन बिल्कुल गंभीर। वो कहती है कि सर मेरा जो घर है कुछ आगे है, और क्या मुझे आप आगे तक छोड़ देंगे। तो पहले ये पूछना चाहते हैं कि इतनी रात को वो कहाँ से आ रही है, लेकिन ये इस बात पर तवज्जो देते नहीं और सोचते कि भाई मुझे क्या, तो मैं तो इसी रास्ते से जा रहा हूँ तो बच्ची को कुछ आगे तक छोड़ आता हूँ। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ना शुरू होते हैं तो लड़की इनके साथ साथ चलना शुरू हो जाती है। ये थोड़ा सा गौर करते हैं कि जो लड़की है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक होता है ना कि कोई चल रहा है, चलने में उसके हाव भाव होते हैं, लेकिन वो ऐसे चल रहा है कि जैसे रोबोट होता है। ना वो इधर देख रही है ना इधर देख रही है, इनकी तरफ देख रही है, बिल्कुल सीधी आंखें सीधी करके चली जा रही है। इनको ये हरकत काफ़ी अजीब लगती है, लेकिन ये पूछना सही नहीं समझते और चाहते हैं कि कोई ना कोई बात की जाए।
फिर वो बहाने से कहते हैं कि बच्ची ऐसा करो, तुम इस साइड पे आ जाओ, दीवार वाली साइड पर आ जाओ, ताकि अगर कोई कुत्ता कत्ता होगा तो फिर कहीं काट ना दे आपको। अब वो लड़की इनकी तरफ देखती है। जब इनकी तरफ देखती है तो इनके तो बिल्कुल शरीर सन रह जाता है, क्योंकि उसका देखना भी इतना अजीब था और इतना डरावना था। इमोशनलेस फेस जिसे कहा जा सकता है। और वो कहती है कि मुझे कुत्तों से डर नहीं लगता। अब ये मजाक में कहते हैं तो भूतों से तो लगता होगा। जैसे ही ये बात करते हैं तो वो लड़की कहती है कि भूतों से तो बिल्कुल लगता नहीं है, क्या आप भूतों से डरते हैं? अब इनके लिए ये मायने नहीं रखता था कि लड़की बातें क्या कर रही है, इनके लिए मायने ये रखता था कि लड़की बात कर रही है। तो ये हंस के कहते हैं कि अभी तक तो भूतों से कभी टाकरा हुआ नहीं, कुत्तों से जरूर हुआ, उनसे तो नहीं लगता, लेकिन भूतों से कभी हुआ नहीं, तो मैं कह नहीं सकता कि डर लगता है या नहीं लगता। तो वो लड़की काफ़ी गंभीर आवाज़ में कहती है कि अगर टाकरा हो गया तो ये अब थोड़े से सीरियस हो जाते हैं कि वो लड़की बार बार भूतों की बात कर क्यों रही है। कहीं वो मुझे डराना तो नहीं चाहती, या फिर वो खुद इतनी डरी हुई है। लेकिन अगर इतनी डरी हुई होती तो भूतों की बात स्पेशली क्यों करती। अब ये टॉपिक को चेंज करने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं कि बेटे तुम इस समय जो है वो कहाँ से इतनी दूर, मतलब बेटी तुम रात के इस समय कहाँ से आ रही हो? तो वो कहती है कि मैं क्लासेस से अपनी आ रही हूँ, तो कुछ लेट हो गई। तो ये कहते हैं कि अमूमन लेट हो जाती हो? कहती है हाँ, मैं अमूमन लेट हो पाती हूँ, तो घर नहीं पहुँच पाती। अब जब ये बात सुनते हैं तो इनको काफ़ी अजीब लगता है कि यार मतलब घर नहीं पहुँच पाती, मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? जैसे जैसे वो लड़की आगे बढ़ती जा रही थी वो इस बात का जवाब देती नहीं है, तो इनकी दिल की धड़कन भी बढ़ती जा रही थी कि यार ये इसका बिहेवियर इतना अलग किया है कि साइको वगैरह तो नहीं है। अब वो सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि उसका घर कहाँ पे है। अब ये सोचते सोचते उनको पता ही नहीं लगता कि कब वो आगे की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही वो इस चीज़ को महसूस करते हैं कि वो लड़की से कुछ आगे की तरफ चल चुके हैं, तो वो पीछे की तरफ घूम के कहते हैं कि तुम्हारा घर है कहाँ पे। लेकिन जैसे ही वो घूमते हैं तो वहाँ पर पीछे कोई होता ही नहीं। ये जो है वो देख के हैरान हो जाते हैं कि वो गई तो गई कहाँ पे लड़की। अभी कुछ ही पल पहले तो यहाँ पर थी, ना ही उसकी कोई आवाज़ आई। वो इधर उधर ढूंढना शुरू कर देते हैं, तो जैसे ही वो इधर उधर ढूंढते हैं थोड़ी सी आवाज़ आती है और एक घर जो होता है साथ में उसका दरवाज़ा खुलता है। वहाँ पर एक बूढ़ा सा आदमी उनसे पूछता है कि क्यों शोर मचा के रखा हुआ है। तो ये कहते हैं कि ऐसे ऐसे यहाँ पर एक लड़की आ रही थी, तो वो कह रही थी कि मुझे घर तक छोड़ दोगे। तो जैसे मैंने उसको आसपास देखा तो वो गायब हो चुकी है सर, पता नहीं वो कहाँ पे गई, उसकी कोई आवाज़ भी नहीं आई। अब वो जो बूढ़ा है पहले थोड़ी देर तो चुप रहता है, लेकिन वो कहता है गुस्से में कि तुम जल्दी से अपने घर की तरफ चले जाओ, यहाँ पर ऐसी कोई लड़की नहीं है। तो ये भी हैरानी से पूछते हैं कि आपको कैसे पता। लेकिन वो बूढ़ा आदमी इनकी बातों का कोई इतना जवाब देता नहीं और वो कहता है कि मैंने कहा ना कि जल्दी से अपने घर की तरफ जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा, यहाँ पर तुमने शोर मचा के रखा है। अब इनको उस बूढ़े पर गुस्सा भी काफ़ी आता है कि मैं एक लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ जो मेरे साथ चल रही थी, देखते देखते वो गायब हो गई, कहाँ पे गई किसी को कुछ पता नहीं, कहीं वो मुसीबत में ना हो और इसको कुछ चीज़ की परवाह ही नहीं और उल्टा पुलिस बुलाने की बात कर रहा है। पहले तो ये उससे उलझना चाहते थे, लेकिन मौके की नज़ाकत को देखते हुए कि अगर उसने शोर मचाया, उसके परिवार वाले आ गए, बाकी लोग आ गए, तो कहीं मुझ पर ही उल्टा इल्ज़ाम ना लगा दें, तो ये उस बात को ठंडा रखना पसंद करते हैं और दरवाज़ा जो आदमी बंद करता है, अब वो देखने लग पड़ते हैं उधर उधर चुप करके बिल्कुल कि वो लड़की गई कहाँ पे। जैसे ही वो अंधेरी की तरफ आगे जाते हैं उनको लगता है कि उनको कोई ठोकर लगी है, जैसे कुछ चीज़ पड़ी हुई है, और वो चीज़ कुछ सख्त चीज़ नहीं थी, जैसे कोई कपड़ा हो, कुछ ऐसी चीज़ हो। अब वो धीरे से देखते हैं तो वहाँ पर एक लड़की पड़ी हुई थी, जिसका जो मुंह है वो गली की तरफ था, फर्श की तरफ था, माफ़ कीजिए। अब उसको तरफ देखते हैं तो वो लगता है कि शायद वो लड़की है, क्योंकि उसके कपड़े उससे मिलते जुलते थे। जैसे ही वो उसका मुंह घुमाते हैं तो वो लड़की बिल्कुल खूनो खून हो रही होती है और उसको देख के हंस रही होती है, उसको देख के ऊंची ऊंची हंसना शुरू कर देती है। अब ऐसा मंजर देखने की देर थी तो ये तो बेहोश हो जाती है। जब इनकी जाग खुलती है तो वही बूढ़ा इनकी आंखों के सामने बैठा होता है और वो कह रहा होता है कि बेटा मैंने तुम्हें कहा था ना कि जल्दी से घर चले जाओ।
ये इधर उधर नज़र घुमाते हैं तो देखते हैं उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनकी बेटी भी वहाँ पर बैठी हुई थी। ये हैरानी से पूछते हैं, अंकल मैं समझ गया जो आप कहना चाह रहे थे, क्योंकि जो मैंने देखा है वो कुछ इंसानी तो था नहीं, लेकिन वो था क्या? तो फिर उनकी बेटी जो है वो कहती है कि जिस लड़की की आप बात कर रहे हो वो मेरी दोस्त थी, और वो जिस घर की बात कर रही है उसका घर बिल्कुल हमारे पास वाला घर है। हम दोनों जो है वो काफ़ी अच्छी सहेलियां थी, पर पता नहीं एक दिन क्या हुआ कि वो छत से नीचे गिर के मर गई। और जहाँ पर आप उसकी लाश होने की बात कर रहे हो, क्योंकि जो उन्होंने बताया था कि उन्होंने ऐसा ऐसा महसूस किया, वहाँ पर ही उसकी बॉडी गिरी थी, वहाँ पर ही वो गिर के मरी थी। और कभी कभी जब कोई अकेला इस रास्ते से जाता है तो वो उसको नज़र आ जाती है और वो कहती है कि वो अपने घर जाना चाहती है, और जैसे ही वो हमारे घरों के पास आती है तो वो गायब हो जाती है। आप पहले नहीं है और शायद आप आखिरी भी नहीं होंगे, तो आप इसलिए कभी आपने महसूस किया भी होगा कि रात के समय में जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो इस गली को कम से कम अकेले पार नहीं करते, क्योंकि जब भी वो इस गली को अकेले पार करते हैं तो उन्हें कभी ना कभी वो नज़र आ ही जाती है। अब इतना जानने के बाद इन्होंने ज़रूरत महसूस नहीं करी कि वो उस गली में पीजी में रहे, क्योंकि कभी ना कभी तो रात को अकेले आना ही पड़ेगा। अगर कोई इंसान परिवार के साथ रहता है तो वो अपने परिवार को बुला सकता है कि भाई आ जाओ 2-3 जाने, मैं गली के बाहर खड़ा हूँ और हम साथ में चलते हैं। पर जो इंसान अकेला रह रहा है वो कैसे रह सकता है ऐसी गली में जहाँ पर कोई प्रेत आत्मा है उनको नज़र आती है। आई होप ये किस्सा आपको पसंद आया होगा। अब चलते हैं अगले किस्से की ओर, जो आखिरी किस्सा है। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जो न्यू व्यूअर्स हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। रमनीक एक कंपनी में नए नए जॉब करना शुरू हुए थे। अक्सर वैसे उनकी जो टाइमिंग होती थी वो 6 बजे के आसपास होती थी। भूत प्रेतों पर ये विश्वास करते नहीं थे, लेकिन तब तक नहीं करते थे जब तक वो अमावस की काली रात नहीं आ गई, क्योंकि उनके साथ उस दिन वो होने वाला था जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, और उनकी एक हल्की सी लापरवाही किसी की जान तक भी ले सकती है, ये भी उन्होंने कभी सोचा नहीं था। अब रमनीक जिस एमएनसी कंपनी में काम करते थे, एक रात उनको काम करते हुए काफ़ी टाइम हो गया। अक्सर वो बस जो है वो उनके आगे, थोड़ी सी आगे ही जहाँ पर उनकी कंपनी थी वहाँ पर मिल जाती थी, और कभी उनको इस चीज़ के बारे में जानना भी ज़रूरी नहीं समझा कि आखिरी बस वहाँ से कब जाती है। एक बार की बात है कि काम करते करते, बारिश का दिन था, काम करते करते उनको पता ही नहीं लगा और रात के 9-9:30 बज चुके थे। अब वो अपना काम करके बाहर निकलते हैं तो बाहर के जो सिक्योरिटी गार्ड अंकल होते हैं वो कहते हैं कि बेटा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर चाहें तो इस ऑफिस में रुक सकते हैं, यहाँ पर रुकने की व्यवस्था तो है। तो रमनीक उनको हंस के कहते हैं, अंकल क्या हुआ? तो वो कहते हैं कि आज अमावस्या की रात है। तो रमनीक कहते हैं तो अमावस्या की रात तो क्या हुआ अंकल? वो कहते हैं कि बेटा इस रास्ते पर आमतौर पर अमावस्या की रात को छलावे घूमते हैं। अब रमनीक के लिए छलावा जो है वो पहली बार उन्होंने सुना था, उनको समझ नहीं लगती, और वो कहते हैं कि छलावे मतलब वो समझते हैं कि शायद कोई चोर उचक्कों की कोई कैटेगरी होगी। तो वो पूछते हैं कि अंकल मतलब मैं समझा नहीं। तो अंकल कहते हैं कि बेटा छलावे के बारे में कभी कुछ सुना नहीं है? तो रमनीक कहता है कि नहीं अंकल मुझे नहीं पता। तो अंकल फिर सब कुछ बताते हैं कि छलावा होता क्या है, और आई होप आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप में से जो हॉरर सुनते हैं उनको तो छलावे के बारे में पता होगा ही। अब जब ये सारा बात रमनीक सुनते हैं तो वो हंसने लग पड़ता है कि अंकल आपने कोई फिल्म वगैरह तो नहीं देख ली? लेकिन अंकल को काफ़ी सीरियस देख के फिर वो चुप हो जाते हैं और कहते हैं कि अंकल ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने अपने घर जाना, मुझे बहुत ज़रूरी काम भी है घर पे, तो मैं यहाँ पे रुक नहीं सकता।
अब जब अंकल देखते हैं कि इतना समझाने के बाद भी ये समझ नहीं रहे, तो अंकल अपनी जेब से एक गांठ होती है, जैसे कपड़े की गांठ कुछ बनी होती है जिसमें शायद कुछ बंधा हुआ था, वो निकाल के रमनीक को देते हैं कि बेटा फिर ये अपने साथ रखो, ये मेरी पत्नी ने मुझे दिया था जो छलावों से रक्षा करता है। रमनीक अब फिर हंसने लग पड़ते हैं, लेकिन एज ए जेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट वो उस चीज़ को ले लेते हैं कि अंकल को बुरा ना लगे, कहीं अंकल को ये महसूस ना हो कि मैंने उनका मजाक उड़ाया। वो उस चीज़ को अपनी जेब में डालते हैं और बस स्टॉप की तरफ चले जाते हैं। बस की वेट करने लगते हैं, लेकिन बस उस समय आती नहीं है, क्योंकि वो समय होता नहीं है बस आने का। इस चीज़ का रमनीक को पता नहीं था। कुछ समय बाद उनको लगता है कि कोई आदमी दूर से चला आ रहा है। वो इलाका सुनसान होता है, वहाँ पर कोई होता नहीं है, तो थोड़ा सा रमनीक को डर तो लग रहा होता है। जैसे ही उस आदमी को वो देखते हैं तो थोड़ी सी उनकी जान में जान आती है कि चलो यार कोई तो आ रहा है, वो भी शायद बस को वेट के लिए आ रहा हो, तो खड़े हो जाएंगे तो थोड़ा सा मेरे डर भी कम होगा। लेकिन जैसे जैसे वो उनकी तरफ आता जा रहा था तो उनको महसूस हो रहा था कि बस वो आता ही जा रहा है, मतलब सिर्फ ऐसे मुझे लग रहा है कि वो आ रहा है, लेकिन कोई ना मुझे कोई आकृति नज़र बिल्कुल सही तरीके से आ रही है, और जितनी देर में वो चल के जिस स्पीड से आ रहा है तो उसको पहुंच जाना चाहिए था। अब पीछे से एक गाड़ी आती है जिसकी रोशनी में वो आदमी देखते देखते गायब हो जाता है। ये देखने की देर थी, रमनीक की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। रमनीक जल्दी से उस गाड़ी की तरफ हाथ देता है, गाड़ी रुक जाती है और वो कहता है कि आप तो अभी उससे कुछ कहते, तो रमनीक का जो ध्यान है अचानक प्लेट की तरफ पहले जाता है, नंबर प्लेट की जो येलो कलर की होती है, और रमनीक को लगता है कि ये टैक्सी है। तो रमनीक पूछता है कि आप मुझे छोड़ाएंगे, उसको पर्टिकुलर जगह का नाम लेता है। तो वो जो ड्राइवर है वो उसको इशारा करता है गाड़ी में बैठने के लिए। इतनी डर में होते हैं रमनीक की, ना वो किराए की बात करते हैं, वो जस्ट बैठ जाते हैं, क्योंकि वो उस सुनसान जगह से अपना पल्ला छुड़ाना चाहते थे जितनी जल्दी हो सकता है। अब जैसे ही रमनीक बैठते हैं, थोड़ी देर उनको सेट होने में टाइम लगता है, जो पैनिक उनका हो जाता है। गाड़ी जो है वो काफ़ी धीरे 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 चल रही होती है। अब थोड़ी सी हिम्मत करके रमनीक उस ड्राइवर को पूछने की कोशिश करते हैं। जो ड्राइवर था वो बिल्कुल शांत होकर गाड़ी चला रहा था, कुछ ऐसा उसमें जैसे कई ड्राइवर कुछ बातूनी होते हैं, कुछ कईयों ने रेडियो लगाया होता है, कईयों ने कुछ गाने लगाए होते, नहीं, गाड़ी का माहौल भी उतना ही डरावना था जैसा कि बाहर का माहौल था। बादल की गर्जना से और बारिशों की तेज तेज बूंदों से माहौल जो है वो काफ़ी ज़्यादा डरावना बना हुआ था। फिर भी रमनीक जैसे कैसे हिम्मत करके उस ड्राइवर से पूछना है कि भाई, जब आपकी गाड़ी इस बस स्टॉप के पास आई तो आपको एक आदमी दिखा? मुझे वो आदमी दिखा, लेकिन जैसे ही गाड़ी की रोशनी उस पर पड़ी वो गायब हो गया। क्या आपको भी वही नज़र आया जो मैंने देखा? तो जो ड्राइवर है उनकी तरफ बिना देखे पूछता है कि आप किस आदमी की बात कर रहे हैं? तो रमनीक डरते डरते कहते हैं कि जब आपकी गाड़ी बस स्टॉप की तरफ आ रही थी तो मुझे लगा कि एक आदमी चलता आ रहा है, लेकिन जैसे ही रोशनी पड़ी तो वो गायब हो गया। तो ड्राइवर जो है वो हंस के कहता है कि आप कहीं उस आदमी की बात तो नहीं कर रहे जो हमारी गाड़ी के पीछे लगा हुआ है? अब ये सुनने की देर थी, तो जो रमनीक है वो पीछे की तरफ देखते हैं तो एक आदमी जो है वो भागता हुआ गाड़ी का पीछा कर रहा है। ये देखने की देर थी कि रमनीक इतना डर जाते हैं कि बस वो जल्दी से अपना चेहरा घुमाते हैं और गाड़ी के ड्राइवर की तरफ देखते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर तो कोई है ही नहीं, गाड़ी में कोई ड्राइवर ही नहीं है। अब जैसे ही वो देखते हैं कि ड्राइवर नहीं है और आसपास देखते हैं, गाड़ी तो बिल्कुल रुकी हुई है, गाड़ी तो चल ही नहीं रही। क्या इतनी देर से वो रुकी हुई गाड़ी में बैठे हुए थे? बस अब रमनीक की हिम्मत जवाब दे जाती है, और जब रमनीक की जाग खुलती है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाते हैं। शायद किसी राहगीर ने देखा होगा उनको और उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया होगा। जब वो डॉक्टर से पूछते हैं तो आदमी जो है वो उसको बुलाया जाता है फ़ोन करके, जिसने पहुंचाया था। वो कह रहे थे कि आप सड़क के किनारे ऐसे पड़े हुए थे। तो ये पूछते हैं कि कुछ गाड़ी वगैरह नहीं? तो कहते नहीं सर, आप सड़क के किनारे पड़े हुए थे। अब कुछ समय बाद उनके कुलीग्स आते हैं उनका पता लेने के लिए, क्योंकि उनको पता लग जाता है कि ऐसे ऐसे हैं, घर वाले मेंबर भी होते हैं। उनके चेहरे काफ़ी उतरे हुए थे कुलीग्स के। तो ये पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, मैं जिंदा हूँ अभी,
कहते यार तुम तो जिंदा हो, लेकिन ऐसा करना जब तुम ठीक हो जाओगे तो जो अंकल हैं सिक्योरिटी गार्ड के, उनका पता ले आना उनके। तो कहते क्या हुआ उनको? कहते वो तो उनकी रात को ही डेथ हो गई। अब ये सुनते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हैरान, परेशान, दुखी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि रात को जब मैं चलने लगा था तब तो बिल्कुल ठीक थे। अचानक से उनको याद आता है कि उन्होंने एक चीज़ दी थी। जैसे ही वो जेब में हाथ डाल के वो चीज़ निकालते हैं, जो पीले रंग का कपड़ा था वो बिल्कुल काला हो चुका था। अब वो कोरिलेट कर पा रहे थे कि वो कुछ कवच था जो उनको बचाए रखे हुए था, और उस भले इंसान ने इनको दे दिया सिर्फ इनकी जिद पुकाने के लिए कि वो रुकना नहीं चाहते थे। और जैसे ही वो कवच उनसे हटा तो रात को पता नहीं क्या हुआ कि उनकी जान चली गई। इस चीज़ का उनको अफसोस भी है, दुख भी है, पछतावा भी है कि उनकी वजह से, शायद उनकी वजह से एक इंसान की जान चलेगी। आई होप आज की कहानियाँ जो है आपको पसंद आई होंगी, और अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना चैनल को मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी कहानी लगी। और साथ के साथ ही अगर आप अपनी कहानियाँ बताना चाहते हैं, अगर आप लिख नहीं सकते सही तरीके से, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो इंस्टा पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। आज शायद आपको वीडियो में मेरी कुछ एनर्जी डाउन लगी होगी, थोड़ी सी तबीयत नासाज है, तो कोशिश होगी कि अगले वीडियो में इसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए। होप जल्दी ही अगले वीडियो में नए एपिसोड में नई कहानियों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल कीजिए।